हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं जेक प्रीवियस ईयर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। जो जेक बोर्ड में पूछा गया सवाल है पहले, है ना, उसका मैंने कुछ एमसीक्यू अपलोड किया था पीछे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ये आर्ट्स के बच्चों को पूछा गया था, लेकिन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी के भी स्टूडेंट आप हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए क्लास 12 का जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई ये, है ना। क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें की जो समस्या है, ये इससे क्या अर्थ क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए सीधा सा सवाल है ये, है ना। क्या प्रोडक्शन करे जो है, ठीक है, ये रिलेटेड है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन के चयन से। ठीक है, क्या है? उत्पादन के चयन से, है ना। मतलब चयन किस प्रकार के वस्तु का करे, आवश्यक वस्तु का मतलब नेसेसरी गुड्स का करे, या फिर विलासिता संबंधित वस्तु का मतलब लग्जरियस कमोडिटी का करे। साथ ही साथ उपभोक्ता के लिए उत्पादन करे या उत्पादक के लिए करे, मतलब कंज्यूमर के लिए उत्पादन करे या फिर प्रोड्यूसर के लिए करे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम, मतलब चयन करना कि किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या उत्पादन करे वाली आर्थिक समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड नंबर। कहता है व्हेन डज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज इन द मार्केट, मतलब मांग अधिक की स्थिति कब होती है बाजार में। देखिए बाजार जो हमारा है, बाजार में मांग और पूर्ति अगर बराबर हो, ठीक है, तो ये संतुलन की अवस्था होता है। लेकिन अगर बाजार में, है ना, क्या हो जाए, मांग अधिक हो जाए सप्लाई की अपेक्षा, तो वैसी स्थिति में मांग अधिक के अर्थात एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, मैं बना दे रहा हूं। ये एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये डिमांड लाइन है, ये सप्लाई। ठीक है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता ये है कि मान लीजिए अगर हम बात करें इस स्थिति का, प्राइस अगर कम रहे, P से P1 रहे, तो डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, सप्लाई कम है ना। ठीक है, तो जब मांग ज्यादा सप्लाई कम ये स्थिति हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है इफ द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज Q इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है समझिए यहाँ पे, है ना, आपको पता होगा कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है ना, जब हमारा क्वांटिटी दिया हुआ है ना, Q बराबर इतना, क्लियर, तो इसको पहले ना सुधार लीजिए, है ना, इसको इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2P इधर कीजिए, बराबर कितना होगा, 25 माइनस Q। क्लियर, तो इस हिसाब से P बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 माइनस Q बाय 2। पहले इस प्रकार से लिख लीजिए कि डिमांड फंक्शन जो लिखा रहता है वो प्राइस के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, बाकी चलेगा, आप इस तरह भी रख के चला सकते, कोई काम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो P के जगह पे हम लोग टोटल में P इंटू Q होता है, P के जगह लिख सकते हैं 25/2 माइनस Q/2। क्लियर, इंटू Q कर देंगे, कितना आएगा हमारा, आएगा 25/2Q माइनस Q²/2। ठीक है, ये हो गया टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम वक्र। क्लियर। अब कहता है डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब MR क्या होता है। तो देखिए MR का मतलब होता है कि जब एक एक्स्ट्रा वस्तु, एक अतिरिक्त इकाई का मतलब विक्रय किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय किया जाए, तो उसके कारण आगम में क्या चेंजेस आता है, मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई को बेचा जाए
तो कुल आगम में क्या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं सीमांत आगम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर एक और फॉर्मूला होता है MRN बराबर सीधा लिखते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ n आइटम माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 आइटम, उसके पहले वाला आइटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। अब कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय रिसेशन, मतलब मंदी से क्या तात्पर्य है। मंदी का मतलब होता है जब रोजगार घटे, इंप्लॉयमेंट क्या हो, कम होने लगे, प्राइस लेवल कम हो, मार्केट में डिमांड कम हो। ठीक है, ऐसा जब स्थिति आए तो उसे हम लोग मंदी की अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो बहुत सारा मतलब क्या हुआ, मार्केट में मंदी का स्थिति दौर आने लगा। ठीक है, तो ये मंदी होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह गिर जाता है। कोरोना आया था तो कोरोना के कारण भी मंदी की स्थिति बनी है। ठीक है, अभी भी इकोनॉमी बहुत अच्छा रिवाइव किया नहीं है मंदी से। ठीक है, बट मंदी की अवस्था थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है मार्केट में अभी भी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब राजस्व प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं। तो कहता है, मैं पहले इंग्लिश में बता दूं फिर हिंदी में बता दे रहा हूं, all those receipts which neither create any liability nor reduces assets for the government is called revenue receipts। ठीक है, ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के लिए किसी भी प्रकार का जिम्मेवारी क्रिएट ना करता हो, मतलब लायबिलिटी नहीं बनाता हो, ना तो सरकार के संपत्ति में किसी प्रकार की कमी करती हो, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे ऐसी प्राप्तियां जो टैक्स के थ्रू आए या नॉन टैक्स जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, फी फाइन वगैरह, है ना, ये सब चीजें क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि अपने डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में कम करना। ठीक है, मतलब जो हमारे घरेलू मुद्रा है उसका जो मूल्य है विदेशी मुद्रा के रिस्पेक्ट में घटा देना खुद से। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन। जैसे समझिए, मान लीजिए अभी $1 कोई देता है, हम ₹1 देते हैं, बड़ा जबरदस्त सिचुएशन है। ठीक है, मतलब ₹1 का वैल्यू कितना है, एक रुपया का वैल्यू है $1 के बराबर। काश ऐसा हो जाता तो मजा ही आ जाता, है ना। क्या है, ₹1 बराबर क्या है, अभी $1 था, सरकार ने कहा कि ठीक है थोड़ा सा हम सस्ता करते, बोलते हैं ठीक है हम तुमको ₹1.5 देंगे, इसके लिए $1 के लिए। तो हम लोग अपना मूल्य खुद घटा दिए ना, पहले $1 बराबर ₹1 था, अब $1 बराबर ₹1.5 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो अब है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसे ही 5 क्वेश्चन का उत्तर देने बोल रहा है। पहला कहता है एक्सप्लेन विद द डायग्राम द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का आपका कर्व बनता है, ये TU बनता है। ठीक है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो इस प्रकार का जाता है। ठीक है, यहां से 3 तरह का रिलेशन आपको दिखेगा कि जब सीमांत उपयोगिता घटता है लेकिन पॉजिटिव है, घट रहा है बट पॉजिटिव है, तो TU कुल उपयोगिता क्या होता है, ये बढ़ता है, ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो वहां कुल उपयोगिता क्या है, यहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है। ठीक है, फिर जब सीमांत उपयोगिता घटने लगता है तो कुल उपयोगिता जो होता है वो भी क्या होता है, घटने लगता है। मतलब जब ऋणात्मक हो जाता है ना सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है। मतलब अल्पकालीन औसत लागत की रेखा उत्पादन के प्रतिफल नियम के कारण यू आकार की होती है। ठीक है, जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, मतलब जब एक साधन का वृद्धिमान प्रतिफल होता है तो वहां पे औसत लागत घटता है। ठीक है, फिर जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहां पे औसत लागत मिनिमम हो जाता है। जब औसत उत्पादन घटने लगता है, हम लेबर लगा रहे हैं और औसत उत्पादन घट रहा है, इसका मतलब होता है कि औसत लागत हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये यू आकार का हो जाता है। क्लियर। तो अल्पकालीन औसत लागत यू आकार की क्यों होती है, उत्पादन के नियम के कारण। ठीक है, उत्पत्ति के नियम के कारण, मतलब लॉ ऑफ प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम कह रहे हैं अभी ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कीमत है, कोई दिक्कत नहीं, ये पी है ना, ओ क्यू क्वांटिटी। कहता है कंज्यूमर का मान लो इनकम बढ़ गया, तो कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, वो डिमांड ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा, पहले से बिल्कुल ज्यादा डिमांड करेगा। तो अब संतुलन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और जब यहाँ पे हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कीमत बढ़ जा रहा है, मतलब संतुलन कीमत में वृद्धि हो गया। ठीक है, तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ठीक है, तो उपभोक्ता ज्यादा मांग करता है, और ज्यादा मांग करने के कारण कीमत में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। कहता है व्हाट इज जीडीपी, है ना, जीडीपी क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी का मतलब होता है जब किसी एक कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, घरेलू क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसका मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाता है। क्लियर। कहता है जीडीपी राइट डाउन द 3 आइडेंटिटीज, है ना, 3 विधियों से जीडीपी गणना के लिए क्या क्या मतलब आइडेंटिटी होता है उसको लिखिए। ठीक है, तो एक तो हमारे पास उत्पादन विधि होता है, उत्पादन विधि में जीडीपी बराबर क्या होता है, सीधा सीधी वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, मतलब उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती लागत, ये हो गया उत्पाद विधि, है ना। आय विधि में क्या करेंगे, जीडीपी बराबर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब जो पारिश्रमिक है उसका जो भुगतान क्षतिपूर्ति करते हैं वो, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या होता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम प्लस इसमें जोड़ देते हैं डेप्रिसिएशन का वैल्यू, मूल्यह्रास का वैल्यू, प्लस एनआईटी, एनआईटी, तीनों को सबको जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा जीडीपी। ठीक है, व्यय विधि की बात करें तो जीडीपी बराबर होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर, ये 3 तरह की विधि है जिसके द्वारा जीडीपी का माप किया जाता है। ठीक है, चलिए कहता है डिफाइन द फॉलोइंग। पहला रेपो रेट, मतलब रेपो दर क्या होता है, तो रेपो रेट का मतलब होता है ऐसा दर, ठीक है, ऐसा रेट, है ना, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक जो होता है, कौन होता है, सेंट्रल बैंक जो है हमारा, ठीक है, ये लोन देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, किसके, कितने समय के लिए, अल्पकाल के लिए, शॉर्ट रन के लिए, कितने के लिए, शॉर्ट रन के लिए, जिस दर पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, फिर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, शॉर्ट में बोलते हैं एसएलआर, क्या होता है, कहता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है, इनके पास जो भी डिपॉजिट्स आएंगे, जो भी जमा उसके पास पैसा होगा, उसका एक सर्टेन पोर्शन खुद के पास लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एसबीआई जो हमारा है, इसके पास 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, और मान लीजिए एसएलआर 20% है, कितना है, 20%, तो एसबीआई को 20 रुपया अपने खुद के पास तरल रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कहता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, एमपीसी, तो एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, जब आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में जो वृद्धि होगा, है ना, उसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है, एमपीसी कहलाता है। वहीं एमपीएस की बात करें, है ना, तो एमपीएस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। जब आय में परिवर्तन होता है तो सेविंग में जो परिवर्तन होगा उसका अनुपात क्या कहलाएगा, एमपीएस। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन दैट एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है
आपको अच्छे से पता होगा कंजम्पशन प्लस सेविंग जो है बराबर क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग कर देंगे तो चेंज इन इनकम निकलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर डेल्टा वाई डिवाइड कर दे, मतलब चेंज इन कंजम्पशन बटा डेल्टा वाई प्लस चेंज इन एस बटा चेंज इन वाई, है ना, इक्वल्स चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन एमपी, इसको क्या बोलो, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन वाई, इसको एमपीसी बोलते हैं, है ना, इसको एमपीएस बोलेंगे, चेंज इन सेविंग बटा चेंज इन इनकम को, ये हमारा 1 आ गया। क्लियर, ये एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी सी बराबर इतना देन कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, है ना। कहता है अगर उपभोग फलन हमारे पास दिया हुआ है तो आपको पता होगा उपभोग फलन जो होता है ना, ये होता है इस फॉर्म में प्लस बी वाई। इसका मतलब सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब स्वायत्त उपभोग। बी का मतलब होता है एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई फॉर इनकम। तो बी के जगह पे यहाँ कितना 0.6 है, ये हमारा क्या हो गया, एमपीसी हो गया। क्या हो गया, एमपीसी। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप लोग गुणक का फॉर्मूला याद होगा, के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, लिख सकते हैं 1/1 माइनस 0.6, क्या आएगा 1/0.4। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10 चला गया 2.5, 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 आंसर होगा हमारा मल्टीप्लायर। अब है 5 नंबर का क्वेश्चन भाई, है ना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। तो कहता है मांग की कीमत लोच हमें बताता है, क्या बताता है भाई, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जब वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो तो उसके मांग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, उसका माप हमारा क्या कहलाता है, मांग की लोच, है ना। कहता है सो द फॉलोइंग सिचुएशन इन डायग्राम, ये 3 स्थिति को बताना है आलेख के द्वारा। कहता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें कहता है जब कीमत स्थिर हो, है ना, तो मांग वक्र इनफाइनाइट ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब कीमत स्थिर और मांग हो रहा है, कितना हो रहा है पता नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर, वही परफेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतः बेलोचदार मांग का मतलब होता है जब कीमत हमारा कुछ भी हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत बढ़ जाए चाहे कीमत घट जाए, मांग वही का वही बना रहेगा। ठीक है, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब कहता है अगर कीमत में कमी हुआ तो जितना कीमत में कमी होगा उतना ही मांग में वृद्धि होगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार परिवलय, है ना। ये 3 स्थिति है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, कहता है व्हाट इज कॉस्ट, है ना, लागत क्या है। जब उत्पादन करते तो उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय हमारा लागत कहलाता है। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन दैट इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखिए अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। अल्पकाल में अगर बात करें तो हमको पता है कि कुल लागत जो होता है वो किसके बराबर होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी के। मतलब कुल लागत किसके बराबर होगा, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग, है ना। तो अगर हम टीसी को डिवाइड कर दे क्वांटिटी से और इधर भी टीवीसी को डिवाइड कर दे क्वांटिटी से प्लस टीएफसी को भी डिवाइड कर दे क्वांटिटी से, ठीक है, तो टीसी बटा क्यू को हम लोग बोलते हैं एसी, एबीसी बटा क्यू को बोलेंगे एबीसी, टीएफसी बटा क्यू को बोलेंगे एएफसी। क्लियर, क्या हुआ देखिए तो एबीसी प्लस एएफसी बराबर एसी है ना। तो अल्पकाल में जो औसत लागत होता है मतलब एसी, वो किसका सम होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एएफसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब एबीसी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है व्हाट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट।
पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होते हैं, ठीक है, उसकी विशेषताओं को लिखें। ठीक है, कहता है जब पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार हो तो उसमें पहला विशेषता होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, है ना। दूसरा क्या होता है, इसमें समरूप वस्तुओं का विनिमय होता है। ठीक है, और क्या होता है भाई, कीमतें स्थिर होती है, प्राइस कांस्टेंट होता है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी प्रकार का परिवहन लागत नहीं होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म होता है, कोई भी नया फर्म आ सकता है, नया और कोई भी फर्म बाहर जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं। फिर कहता है व्हेन विल अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन इक्विलिब्रियम, तो कहता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, फर्म के इक्विलिब्रियम का कंडीशन है जब ये AR/MR हो गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। ठीक है, तो जब MR बराबर MC हो, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे MR बराबर MC है, ये हमारा क्या है, संतुलन की बिंदु है। कौन सी बिंदु है ये, संतुलन की बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम GDP, आप GDP से राष्ट्रीय आय कैसे निकालोगे। ठीक है, मतलब सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, कहता है हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम GDP, GDP से राष्ट्रीय आय, मतलब GDP से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाएगा। देखिए मान लीजिए GDP MP दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, GDP MP दिया हुआ है ना। तो GDP MP में जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे क्या बनेगा, NDP MP बनता है हमारा। ठीक है, ये GDP का दो कॉन्सेप्ट होता है, GDP MP और GDP FC। ठीक है, तो हम लोग GDP MP से लेके चल रहे हैं, है ना। तो कहता है जब हम लोग निकालेंगे GDP MP में माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन, क्या बना, NDP MP। अब NDP MP में माइनस कर दीजिए ये क्या बोलते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो वो क्या बन जाएगा, NDP FC बन जाएगा। और NDP FC में जब हम लोग जोड़ देंगे NFIA, ठीक है, NFIA क्या बन जाएगा, NNP FC। ठीक है, NNP FC, क्लियर है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है, NNP FC को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक कैसे साख को नियंत्रित करती है। तो केंद्रीय बैंक दो प्रकार की विधि अपनाती है, क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति अपनाती है, जिसमें एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, है ना, और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स, है ना। जब क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें, परिमाणात्मक यंत्र, तो इसमें होता क्या है, बैंक रेट, CRR, SLR, ठीक है, रेपो रेट, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब महंगा कर दिया जाता है। तो महंगा करने से क्या होगा, जब ब्याज रेट मतलब रेपो रेट ज्यादा कर दिया जाए, CRR बढ़ा दिया जाए, SLR बढ़ा दिया गया, बैंक रेट बढ़ा दिया गया, इससे लोन वगैरह लेना महंगा पड़ता है, तो उससे क्रेडिट कंट्रोल होता है। और क्वालिटेटिव मेथड्स में जैसे मॉरल सजेशन दे रहा है, ठीक है, पब्लिकेशन कर रही है केंद्रीय बैंक, तो इस तरीके से वो सेंट्रल बैंक जो है क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज आप पढ़े होंगे पहले, तो डिटेल में भी ज्यादा जाने की जरूरत मुझे नहीं है ना। तो ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे, है ना। दोस्तों तक शेयर कीजिए आज कहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।